कैसे हैं आप लोग सभी। आशा है सभी लोग अच्छे हैं। नमस्कार, सभी को राम राम। आज हम चंद्रमा के बारे में, उनके कारकत्व के बारे में और उनके अशुभ योगों के कारण कुंडली में, किसी भी जातक के कुंडली में जब किसी भी ग्रह का अशुभ योग बनता है, अनिष्टकारी योग बनता है, जैसा कि पहले वीडियो में मैं बताया हूं, तो उसके कारण से जो उनका पॉजिटिवनेस है, जो सकारात्मक प्रभाव के बजाय वो नकारात्मक असर डालने लगते हैं। तो नकारात्मक असर में बहुत तरह का असर होता है। उसमें रोग बीमारियां खास तौर से जो हमारे शरीर को हैम्पर करती है, मन दिल सभी प्रभावित होते हैं। तो उन तमाम चीजों का आज अनलॉकिंग करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि चंद्रमा का अनिष्टकारी योग या अशुभ योग या पाप ग्रहों के संबंध में आने से क्या क्या वो दुष्प्रभाव जातक पर डालते हैं, उसके जीवन पर डालते हैं, उसके मन में दिमाग में क्या डालते हैं और क्या क्या रोग बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, वो तमाम चीजों का आज जिक्र करेंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। देखिए, चंद्रमा जो है, मैं बहुत ही मटेरियल को, अपने ही चीजों को एक जगह करके तैयार रखता हूं ताकि आप लोगों का वीडियो शॉर्ट्स हो और गागर में सागर भरने का विश्लेषण यहां पर चरितार्थ किया जा सके, वैसा मैं प्रयास करता हूं। और आज हम लोग ये देखें पहले, सबसे पहले कि ये चंद्रमा का कारकत्व तो सभी लोग जानते होंगे, ये जल तत्व के कारक हैं। इनका कारकत्व एवं प्रकृति, कारकत्व एवं प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। कारकत्व एवं प्रकृति के बारे में हम लोग यहां पे समझते हैं। चंद्रमा क्या है? जल तत्व के हैं। ये जल तत्व के हैं। मैं बताऊंगा कि ये कैसे बीमारी और किन योगों से बीमारियां उत्पन्न करते हैं। पहले इनके देखिए, किसी भी चीज का डायग्नोसिस करना हो तो उसके जड़ में जाना पड़ेगा। Unless you find the adequate and proper reason, you can't resolve the cases, whatever may be the matter, चाहे एस्ट्रोलॉजी का मैटर हो या मेडिकल मैटर हो या करियर का मैटर, कोई भी हो। तो यहां पे, और इनका कद कैसा होता है? जल तत्व का है और कद कैसा है? देखिए, नाम से तो ये छोटे लगते हैं लेकिन दीर्घ कद वाले हैं। ज्योतिषीय भाषा में दीर्घ कद वाला, दीर्घ कद वाला है। ये दीर्घ कद वाले हैं। और इसके बाद अब देखें कि इनका ये क्या क्या पुरुष या स्त्री के किन साइड के अंगों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, माने बाएं या दाहिने। तो उसको भी देख लेते हैं। पुरुषों के बाएं तथा स्त्रियों के दाएं भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुरुष के कौन सा भाग करते हैं? बाएं भाग, बाएं भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और स्त्री का सीधी सी बात है, स्त्रियों के दाएं भाग। देखिए, ये बताने के पीछे भी लॉजिक है कि जो बीमारियां होंगी या जो बैड इफेक्ट होगा, इन्हीं साइड में होगा ज्यादातर। और चंद्रमा मनसो जाता, दैट इज अनदर थिंग। वो दिमाग के है, तो स्त्री हो पुरुष, हो सकता है कि उसमें भी इफेक्ट डालें वैसे ही, और डालते ही हैं। पुरुष में बाएं भाग में डालेंगे और स्त्रियों में दाएं भाग में डालेंगे, लेकिन दिमाग तो एक है, तो इसमें प्रभाव पड़ेगा तो ओवरऑल पड़ेगा। तो इसलिए उसमें मालूम नहीं चल पाएगा कि बाएं भाग में है कि दाएं भाग में है। ठीक है। अब ये देखिए, ये किन चीजों का, शरीर में किन किन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंग मैं शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है मुझे। जस्ट आई वांट टू क्लियर द मैटर रिलेटेड टू द मून एंड इन विच सिचुएशन the moon will create the negative
इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग इन ए हॉरोस्कोप। ये मेरा मैटर है कि कुंडली में किस तरह से मनुष्य पर प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा के किन योगों के कारण, वो मेरा लक्ष्य है, तो उसको क्लियर करना है। देखिए ये नेत्र, अब अंग में स्त्री पुरुष का अलग अलग नहीं बता रहा हूं, ये कंबाइंड है। नेत्र है, स्तन है, उसके बाद में नेत्र स्तन के बाद ये किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं? वक्ष, फेफड़ा, वक्ष, फेफड़ा, मन, मस्तिष्क, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो कॉमन चीज है, मन और मस्तिष्क। मन, मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। मन और मस्तिष्क, मन दिखता नहीं है, मस्तिष्क दिखता है, ठीक है। मन, मस्तिष्क, उसके बाद में उदर। देखिए कुछ अंग जो है वो बहुत सारे ग्रहों के अंदर आता है, लेकिन उसका डोमिनियन किस ग्रह का किस अंग पे है वो निर्भर करता है। तो उदर को भी ये भी प्रभावित करते हैं, जल से संबंधित जो प्रक्रिया है पेट का, उसमें प्रभावित करते हैं ये। मूत्राशय, यह हमारा वैदिक ज्योतिष का ही, यह चिकित्सा ज्योतिष चल रहा है, चिकित्सा ज्योतिष का ही मैं आप लोगों को मैं यहाँ पे जो वीडियो मैं अभी मेरा चल रहा है बना के डालता हूं। तो यह है मूत्राशय को रक्त, रस धातु, रक्त का ये बेसिकली उतना नहीं करते, लेकिन कंबाइंड रूप से देखा जाए तो रक्त पे भी इनका भी प्रभाव रहता है। रक्त, रस, रस, अब कहिएगा कि वो पीने वाला रस नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। रस से तात्पर्य है जैसे खून और मज्जा के अलावा शरीर में जब अध्ययन कीजिएगा आयुर्वेदा तो उसमें मिलेगा रस भी एक तत्व होता है, ठीक है। उसके बाद में रस के अलावा रस धातु है, तो एक तत्व है, शारीरिक पुष्टि एवं कफ को प्रभावित करते हैं। शारीरिक पुष्टि एवं रस, कफ, ये तो इनका बेसिक फीचर है। कफ को ये इन तमाम चीजों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में इन चीजों को प्रभावित करेंगे डेफिनेटली। अगर शुभ है तो इन चीजों से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अगर अशुभ है तो निगेटिव रिजल्ट देंगे, बीमारियां पैदा करेंगे, इसमें जो दुर्गुण है, विकार है, वो पैदा करेंगे। इसके बाद में अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं। अब देखिए उन तमाम चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन चीजों का वो करता, ठीक है। तो अगर चंद्रमा निगेटिव हो गए किन्हीं कारणों से, अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण, अशुभ योगों के कारण, पाप ग्रहों के दृष्टि के कारण, युति के कारण, मैं बता चुका हूं पिछला बहुत सारे वीडियोस में कि जो योग होते हैं अशुभ योग, 7 आधार पे उनका प्रकार है, 7 बेस जो है 7 तरह का है, उसी का आधार पे वर्गीकरण हुआ है, मतलब 7 तरह का अशुभ योग, ठीक है।
तो अब देखें इसमें क्या क्या करेंगे। बलि होने पे क्या करेंगे, शरीर में रक्त संचार ठीक रहता है, क्योंकि दिमाग ठीक रहेगा, नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा। नर्वस सिस्टम से माइंड को इंस्ट्रक्शन मिलता है, जैसा कि हम लोग साइंस में भी जानते हैं। उसके बाद में मनोबल ऊंचा रहेगा। जिस इंसान का चंद्रमा अच्छा रहेगा तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल भी देखिएगा अच्छा रहेगा। अब पाप ग्रह के संसर्ग में रहेंगे तो मानसिक रूप से अस्थिर रहेगा, इंसान विचलित होगा, किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। और भी चीजें हैं, आगे देखते हैं। अगर अब देखिए निर्बल, देखिए आ गया जो हमारा लक्ष्य है हम लोग का, निर्बल। उसके बाद में अशुभ या रोग कारक होने पे, अशुभ रोग कारक। मैं पिछला वीडियो में सूर्य का बताया था, हर ग्रहों का 9 ग्रह का मैं बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद समाधान भी बताऊंगा कि ज्योतिषीय समाधान क्या क्या है। और वो कम चलाऊ समाधान नहीं होगा, वो ट्राई एंड टेस्टेड है, शास्त्रीय है, ज्योतिषीय है। जानते ही हैं कि वेद से ही ज्योतिष का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से ये हम लोग देखते हैं कि निर्बल, अशुभ या रोग कारक होने पर क्या क्या देंगे, कफ रोग देंगे, कफ रोग देंगे। उसके बाद क्या देंगे, मूत्र विकार। मैं उन्हीं अंगों से संबंधित बता रहा हूं जिन अंगों के ये कारकत्व कैरी करते हैं। मूत्र विकार, जलोदर, मतलब जल की मात्रा बढ़ जाती है किसी किसी के पेट में, देखिएगा पेट फूल जाता है, जिसको जलोदर बीमारी बोलते हैं। मुख रोग, ये मुख रोग भी देते हैं, मुख रोग। नासिका रोग, नाक से संबंधित, नाक से संबंधित रोग। नाक से संबंधित रोग देंगे। उसके बाद में पांडु रोग, पांडु रोग पहले का आयुर्वेदिक भाषा है। पांडु रोग बोलते हैं, जानते हैं किसके, पीलिया जो होता है आज के जमाने में, उसी को पांडु रोग बोलते हैं। पांडु रोग, पांडु पीलिया, पीलिया रोग। उसमें सिर्फ चंद्रमा का ही निगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसमें मंगल और सूर्य का भी होता है, क्योंकि पित्त भी बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, 22 जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में क्षय रोग। क्षय रोग किसको बोलते हैं, टीबी, कंफ्यूज नहीं होने का है, टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस, उसको क्षय रोग पहले बोला जाता था। पहले का हमारे आयुर्वेद में इसको क्षय रोग पहले से जो शुरुआत से ही क्षय रोग कहा जाता है। आज के जमाने में इंग्लिश में अगर बोले तो ट्यूबरोक्लोसिस है, नहीं तो टीबी कहते हैं लोग। खैर, ये हो गया। मंदाग्नि, मंदाग्नि माने ये जट पेट का जो अग्नि होती है, डाइजेशन, डाइजेशन भी निगेटिवली इफेक्ट पड़ता है। तो ठीक है, मंदाग्नि, हमारे शरीर का टेम्परेचर भी एक नियत तापमान होता है, जानते ही हैं आप लोग। तो मंदाग्नि अगर है किसी के शरीर में, अतिसार एक बीमारी है। स्त्री संसर्ग जनित रोग, ध्यान देने की बात है, स्त्री संसर्ग जनित रोग। जनित माने से संबंधित,
मतलब स्त्री के संसर्ग से संबंधित जो बीमारी होगा उसको स्त्री जनित रोग बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में प्रदर रोग जो स्त्रियों में होता है, प्रदर रोग, या पुरुषों में भी हो सकता है। धातु छीड़ता जिसको बोलते हैं। वात एवं मानसिक रोग, मानसिक रोग तो इनका बेस है एकदम, वात एवं मानसिक रोग। ये जो तमाम ये बीमारियां हैं, ये अपने ही जिन अंगों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बीमारियां पैदा होगा। अब सवाल है कि ये बीमारियां, ये तो हो गया डिटेल ऑफ द दो डिजीज विच आर क्रिएटेड बाय द बैड इफेक्ट ऑफ द मून। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुंडली में बताऊंगा कि किस तरह से अशुभ योग बनेगा। आप लोग जानते ही हैं कि त्रिक भाव में हूं या पाप ग्रह के संसर्ग में हूं या अशुभ योग बना रहे हैं। अब देखिए, आप लोगों को मैं, जो नहीं जानते हैं वो जानेंगे, और जो जानते हैं कंफ्यूजन है उनका भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि ये तो हो गया कि ये कारकत्व तो किन किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसके साथ साथ में उन अंगों से संबंधित क्या क्या बीमारियां होगी। लेकिन वो बीमारियां कब होगी, चंद्रमा का स्थिति कैसा रहेगा तो बीमारियां होंगी। जो अशुभ योग मैंने बताया या पाप ग्रह की दृष्टि में, मान लीजिए कोई कुंडली लेते हैं, ये कुंडली लिए, मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है, वृष लग्न की ही कुंडली ले लेते हैं। ये वृष लग्न की कुंडली हो गई। ठीक है, ये वृष लग्न की कुंडली हुई। अब हम लोगों को क्या देखना है कि किस स्थिति में चंद्रमा अशुभ योग बनाएंगे या अनिष्टकारी योग बनाएंगे। मान लीजिए ये त्रिक भाव है, 6, 8 और 12, ये त्रिक भाव है। 9 मार्क कर देता हूं, ये त्रिक भाव है। ठीक है, हम त्रिक भाव पे ही सभी ग्रहों का प्लेसमेंट मैं नहीं करूंगा, वीडियो लंबी नहीं करनी है हमको। तो ये बताइए, ये देखिए, मान लीजिए कि यहां पे चंद्रमा है तो शुभ ग्रह, और यहां पे मान लीजिए कि यहां पे मंगल है, स्वगृही है, जबकि ये तो कहने को स्वगृही है, ध्यान दीजिएगा, कहने को ये स्वगृही है। तो बहुत लोग कहेंगे एकदम बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, स्वगृही है। नहीं, स्वगृही सिर्फ कहना यथोचित एवं पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये 12वें भाव में है, और इनकी देखिए ये भी मारक भाव ही है। हालांकि भार्या का भाव है, लेकिन ये मारक भाव में आता है। कौन कौन? 2 और 7। तो ये जो है, अभी मैं पणफर, अपुकुलिम और उपचय भाग पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा बताना उद्देश्य वो नहीं है, आप लोग जानते होंगे। यहां पे मैं एग्जांपल दिया, आई वांट टू प्रूव दो सिचुएशंस अंडर विच द मून कैन क्रिएट द हेल्थ इशू। मेरा मैटर ये है। तो यहां पे देखिए चंद्रमा है, और यहां से ये दृष्टि डाल रहे हैं, कौन? मंगल। 7वीं दृष्टि आ रहा है ना, 7वीं दृष्टि आ रहा है।
तो ये सातवीं दृष्टि, सेवेंथ एस्पेक्ट से ये देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं? सिक्स्थ हाउस को देख रहे हैं। चंद्रमा पर भी नजर पड़ रही है। ये क्या हो गया? योग, शुभ योग हो या अशुभ योग हो, मैं पहले बताया हूं, आज भी बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि ग्रहों का सिर्फ उस स्थितियों में बैठने को ही अशुभ योग या शुभ योग नहीं बोलते हैं। उन्हीं के चलते योग का क्रिएशन नहीं होता है। योग का क्रिएशन भाव से, ग्रह से, दृष्टि से, युति से, 7 आधार मैं बताया हूं। तो उन आधारों पर अब देखिए इनका दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पे। और ऐसे भी देख लीजिए, ये 12th हाउस है। 12th हाउस का ऑनर है ये, ठीक है, द्वादशेश है। उसके बाद में इनका एक राशि ये मारक भाव की है, जिसको वार्या भाव बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि हर भाव से 12वां भाव उस भाव का क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी देखिए, तो हमारा क्या हो गया, ये चंद्रमा जो है किससे किससे संबंध बनाए? चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है, बैठे कहां है? 6ठे भाव में बैठे हैं। इन पे दृष्टि किनकी आ रही है? क्रूर ग्रह एवं पाप ग्रह दोनों हैं। सूर्य सिर्फ क्रूर है, पाप ग्रह नहीं है, लेकिन मंगल दोनों में आते हैं। क्रूर और पाप दोनों में आए। इसका मतलब ये नहीं कि मंगल शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। मंगल तो लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया है, अच्छाई में भी। लेकिन यहां पे चंद्रमा के लिए मैं कहना चाह रहा था, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि चंद्रमा का अशुभ योग बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये पाप ग्रह एवं क्रूर ग्रह की दृष्टि में आ गए। 6ठे भाव में खुद बैठे हैं, रोग ऋण शत्रु का है, ये रोग ऋण शत्रु का है। ये शुभ ग्रह है, शुभ की राशि में बैठे हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव कम देते। जो आकी बाकी था वो हमारा मंगल ग्रह पूरा कर दी है। पूरा कर दी इन द सेंस, मतलब जो भी थोड़ा खराबी कम करते, तो ये क्या कर दिए, ये और शुभत्व को अशुभत्व में बदल दिए। तो दैट्स व्हाई हियर मून इन अ सिक्स्थ हाउस डेफिनेटली विल क्रिएट द हेल्थ इशू। और आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो हमारे चैनल को, जो कमेंट बॉक्स है चैनल का, उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी रोग बीमारियों से संबंधित अभी मेरा चल रहा है वीडियो आपके पहले आपके पास सबसे पहले जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।